हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा के बारे में विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो जाएगा। आप जान रहे होंगे कि पिछले 2-4 दिनों से वीडियो नहीं ले आ पा रहे थे। इसके पीछे मुख्य रीज़न ये था कि डिजिटली पढ़ाने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो सेटअप होता है, उसको तैयार करने में थोड़ा समय लग रहा था। इसीलिए ये वीडियो आने में थोड़ा देर हुई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी अब जो है वो कंटिन्यूअसली वीडियो आता रहेगा और सारे के सारे पीटी प्लस मेंस सारे के सारे टॉपिक को मैं एक एक करके कंप्लीट अब डिजिटल रूप में करता जाऊँगा। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि उन लोगों तक भी आसानी से एक्सेस उनको मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि संविधान का आधारभूत ढांचा होता क्या है ना, और संविधान का आधारभूत ढांचा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या आखिर इंपॉर्टेंस रखता है हमारे देश के शासन प्रशासन में संविधान का आधारभूत ढांचा, इसी को हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि हमारा संविधान का आधारभूत ढांचा है क्या। देखिए, यहाँ सबसे पहला टॉपिक है कि संविधान का आधारभूत ढांचा का जो सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन में जो दिया हुआ है उसको पहले मैं बताऊंगा, पहले इसी को पढ़ के समझाऊंगा, उसके बाद अपने भाषा में इसको एक सरल डेफिनेशन के साथ इसको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए डेफिनेशन क्या है। तो संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का आशय यह है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएं अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि मूल ढांचा का सिद्धांत में उन सिद्धांतों को रखा जाता है जो संविधान के और भी जो पार्ट है ना, और भी जो बातें हैं ना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यही बातें हैं जो मूल ढांचा के तत्व कहलाते हैं। यही बात सिंपल वर्ड में याद रखिएगा कि संविधान में संलिखित या लिखित वैसी भाषा या वैसी बातें जो अन्य बातों की अपेक्षा, अन्य बातों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी को संविधान का मूल ढांचा या संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, देखिए, संविधान का जो मूल ढांचा है वो समस्त संवैधानिक व्यवस्था उन पर आधारित होती है। यानी कि संविधान का जो मूल ढांचा है ना, इसी पे संविधान की और सारी बातें जो हैं वो आधारित होती है या उन्हीं पे डिपेंड करता है। और इनमें जो संशोधन है वो करने की शक्ति वो किसके पास भी नहीं है, संसद के पास भी नहीं है। तो होप सो कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि संविधान के कौन कौन से तत्व जो हैं वो संविधान के मूल ढांचा में आते हैं। ठीक है, एक एक करके हम देखते जाते हैं कि कौन कौन से तत्व जो है वो संविधान के मूल ढांचा में आता है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो महत्वपूर्ण ढांचा में आएगा वो है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की जो सर्वोच्चता है वो संविधान के मूल ढांचा में आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान ही सर्वोच्च है। इस मूल ढांचा के अंतर्गत ये संविधान की सर्वोच्चता तत्व आती है। दूसरा हमारा जो तत्व है वो क्या है, वो है राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता भी संविधान के मूल ढांचा में आता है। तीसरा जो हमारा तत्व है वो महत्वपूर्ण है, वो संविधान देश की संप्रभुता। दोस्तों, हो सकता है कि आज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे, कभी मैं कैमरे पे फोकस नहीं कर पाता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना रहता है या यहाँ हाईलाइट करना रहता है, तो आप मुझे माफ करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे मैं इसको अपना रेगुलर जब करता रहूंगा तो मैं इसे सीख जाऊंगा बढ़िया से और फिर कंफर्ट हो करके मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। आज पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में डिजिटल पढ़ा रहा हूं और इसमें थोड़े सा आज परेशानी हो सकती है क्योंकि पूरी तरह से अभी हमारा जो कहते हैं ना हाथ बैठा हुआ, वो पूरी तरह से बैठा हुआ नहीं है। धीरे धीरे मैं इस पर कोशिश करूंगा कि कमांड कर लूँ और आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो।
देखिए देश की संप्रभुता, इसके अलावे है चौथा हमारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति। जो न्यायपालिका जो है वो क्या करती है, हमारे जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को क्या करती है, समीक्षा करने की काम करती है। इसके अलावा कानून का शासन, हमारा देश में जो है वो क्या है, तो कानून का शासन सेटअप किया गया है। और कानून के शासन कहने का मतलब होता है कानून के आधार पर भारत में शासन प्रशासन की क्रियाएं की जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट वो है धर्मनिरपेक्षता तथा विवेक और धर्म की स्वतंत्रता। ये वाला पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्षता जो है वो मूल ढांचा का सिद्धांत है या मूल ढांचा का तत्व है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा न्याय। न्याय जो है वो 3 प्रकार का न्याय होता है, एक है सामाजिक न्याय, एक है आर्थिक न्याय और एक है राजनीतिक न्याय। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत का अपना कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो तत्व है ये भी हमारा संविधान के मूल तत्वों में शामिल है। नेक्स्ट है हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। तीनों की तीनों जो है, विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, कहने का मतलब होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तीनों के बीच पावर का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारी बातें जो है वो क्या है, ये मूल संविधान के तत्व हैं। ठीक है, देखिए कहा जा सकता है कि संविधान का जो बुनियादी रूपरेखा का गठन है वो मूल तत्व में ही किया गया है। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि जो केशवानंद भारती का मामला था ना, वो 1973 में आया था। केशवानंद भारती के मामला में ही सबसे पहले मूल ढांचा का सिद्धांत के बारे में विस्तृत व्याख्या की गई थी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। पहली बार जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मूल ढांचा का जो तत्व है, वो मूल ढांचा का तत्व का संकल्पना जो है वो सबसे पहले क्या आया था, केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती का जो मामला था उसी में सबसे पहले ये मामला जो है वो क्या किया गया था, बताया गया था कि मूल ढांचा का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बताते जाते हैं कि मूल ढांचा की संकल्पनाएं कैसे आई, कौन कौन से मामले आए, है ना। हालांकि संविधान, मूल संविधान जो था ना, उस मूल संविधान में संविधान का मूल ढांचा का तत्व शामिल नहीं किया गया था, बताया नहीं गया था। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावे न्यायपालिका जो है वो समय समय पर क्या कर रही थी, तो समय समय पर न्यायपालिका मूल ढांचा का तत्व के बारे में विस्तृत व्याख्या करती गई अपने फैसलों के माध्यम से। तो जो स्टार्ट हुआ था ना, वो सबसे पहले हुआ था मूल ढांचा का जो विकास क्रम, वो है पहला चंपकम दोराइजन का मामला। चंपकम दोराइजन का जो मामला था वो आया था 1951 में। किसके किसके बीच में, चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य। फिर इसी के समय में 1965 में आया था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। और तीसरा जो मामला था वो था 1951 में शंकरी प्रसाद। ये तीनों मामलों को ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। यही वो मामले थे जहां से पहली बार स्टार्ट हुआ था मूल ढांचा का विकास क्रम का। यानी कि इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के माध्यम से मूल ढांचे के तत्वों को एक एक करके संविधान में बताई। ठीक है, कि ये जो तत्व है संविधान में उल्लिखित वो मूल ढांचा का तत्व है। ठीक है, तो देखिए यहां यही लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। तो पहली बार यहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, किसमें, शंकरी प्रसाद मामला में, कि क्या आया था, जो सर्वोच्च न्यायालय है मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान के कोई भी भाग में क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, जिसको कहते हैं संविधान संशोधन कर सकती है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 368 के तहत की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद जो 368 है उसके तहत क्या किया जाता है, संविधान का संशोधन। ठीक है, होप सो कि आपको ये जो विकास क्रम का पहला जो मामला है या पहली बार जो उल्लिखित की गई थी संविधान के आधारभूत ढांचा का तत्व, वो यही किया गया था। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि जो शंकरी प्रसाद का मामला था ना 1951 वाला, इसी में जो संपत्ति का अधिकार था, जानते होंगे,
ठीक है, संपत्ति के अधिकार के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और संपत्ति के अधिकार का जो ये किया गया था अमेंडमेंट, वो शंकरी प्रसाद मामला में 1951 में किया गया था। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। जो दूसरा था ना, मूल ढांचा के विकास क्रम में जो दूसरा जो था मामला, वो मुख्य रूप से देखा जाए तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था, जो 1967 में आया था, ये दूसरा ऐसा विकास क्रम में, किसका विकास क्रम में, संविधान के मूल ढांचा का विकास क्रम में दूसरा जो मामला था वो गोलकनाथ का मामला था। और ये भी बहुत ही चर्चित मामला है, आप जानते हैं। चर्चित मामला इसलिए क्योंकि इस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, तो संविधान के मूल ढांचे के संबंध में बताई थी। क्या था, देखिए, न्यायालय ने यह कहा था कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन नहीं कर सकती है। पहले वाला में बता दिया था कि कहीं भी कर सकती है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास शक्ति है कि वो किसी भी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और वही आधार पर संशोधन भी हुआ था, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या था, फंडामेंटल राइट था, और उसी के आधार पर वहां पर क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। लेकिन जब गोलकनाथ का मामला आया ना, तो इस मामले में यह कहा गया था कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में न तो कटौती करने का और न ही वापस करने का अधिकार है। ठीक है, नहीं है, वो मैं बता रहा हूं। संसद के पास मौलिक अधिकारों का न तो कटौती कर सकती है और ना ही कम कर सकती है, ना ही परिवर्तन कर सकती है। यह मामला जो था गोलकनाथ का मामला था, और इसमें अपने जो फैसले थे सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले को बदल दिया गया। तो क्या करेगी ना, हर बार जो न्यायपालिका है या सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा समय समय पर सिचुएशन के हिसाब से क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। पहले फैसले में कुछ और दिया गया, दूसरी बार कुछ और दिया गया, और हर फैसले को आपको ठीक ढंग से समझना है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट पे बेस्ड है। और कंसेप्ट को अगर प्रॉपर नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है कि आपको मेंस राइटिंग में प्रॉब्लम हो और पीटी का कंसेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये गोलकनाथ का मामला क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं तीसरा मामला। देखिए, उसी बीच में क्या हुआ ना, उसी बीच में इंदिरा गांधी के द्वारा 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया गया था। यह भी याद रखिएगा, 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में। और याद रखिएगा, एक प्रिवी पर्स का मामला था। ठीक है, प्रिवी पर्स का मामला था, और इसके बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि प्रिवी पर्स क्या था। देखिए, प्रिवी पर्स का जो मामला था ना, वो बेसिकली हमारा जो बहुत सारे रियासत थे उनको क्या किया गया था, उनको मिला दिया गया था भारत गणराज्य में या भारत संघ में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ था, बहुत सारे राजा का अपना क्षेत्र जो था वो क्या हुआ, भारत संघ में मिलाया जाने लगा या मिला दिया गया, और उससे क्या हुआ, उन लोगों का बहुत सारा संपत्ति जो है वो बट गया। तो भारत सरकार ने क्या की कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे राजाओं को क्या करने लगी, पैसे देने की बात कही कि आपको क्या किया जाएगा, आपको पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। एक स्पेसिफिक अमाउंट था। ठीक है, आप इतना ही जानिएगा मेनली प्रिवी पर्स के बारे में, इससे ज्यादा आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बढ़िया से जानना चाहते हैं तो आप एक बार गूगल कर लेंगे कि प्रिवी पर्स क्या था। तो 24वां और 25वां संविधान संशोधन किया गया, और इसमें संशोधन करके और ये पारित कर संविधान संशोधन को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब कि इंदिरा गांधी आई ना, तो इंदिरा गांधी आई तो उसके बाद क्या की कि हम जो कानून संसद के द्वारा बना करके भेजेंगे उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है। बेसिकली न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होती है, लेजिस्लेचर या संसद भवन जो कानून बना के भेजती है उसको क्या किया जाता है, उसको पुनर्विलोकित किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये मामला जो था इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में 24वां और 25वां संविधान संशोधन करके ये कह दिया गया कि संविधान न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से कुछ कुछ नियमों को बाहर कर दिया जाना। और बेसिकली कौन कौन सा, इसी संविधान में 24वां और 25वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, ये वाला बात आप होप सो कि क्लियर हो गया होगा। और इसी के तुरंत बाद आया था, एक चीज और याद रख लीजिएगा इसमें कि जो 24वां संविधान संशोधन था ना, उसमें संसद जो थी वो अनुच्छेद 368 के तहत क्या करने की बात कही थी, तो मौलिक अधिकार सीमित या वापस ले सकती है, इस बात को क्या कर दी थी,
पास करा दी थी। और इसमें एक और चीज इंक्लूड कर दी थी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर कर दिया जाना। मतलब अगर हम यहां संसद से पास करा के भेज दिए ना, तो इसको आप मामला को आप सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं लेके जा सकते हैं। और अगर मामला नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास तो क्या होगा, इस पर पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है। और पुनर्विलोकन नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि जैसे संसद बना करके भेजिए कानून, हूबहू उसी तरह क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। ठीक है, होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं केशवानंद भारती का मामला। केशवानंद भारती का जो मामला था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मामला था। क्यों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है केशवानंद भारती के बारे में पहले आप जानिए। केरल में एक मठ है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन सा मठ के ये मठाधीश थे। ठीक है, और केरल का शंकराचार्य इनको कहा जाता है, केशवानंद भारती को, और हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक है, और कह सकते हैं कि संविधान के आधारभूत ढांचा का बहुत सारा इंपॉर्टेंट तत्व इस मामले में उभर कर सामने आया था। किसके द्वारा बताया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि केशवानंद भारती मामला था क्या, ये आया कब था। तो केशवानंद भारती जो मामला था वो बेसिकली 1973 में आया था। 1973 में आया था। इसमें क्या कहा गया था, तो 24वें और 25वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 के मामले में चुनौती दी गई थी। अभी ऊपर 24वां और 25वां संविधान संशोधन करवाए ना, और वहां पर चुनौती दे दी गई थी केशवानंद भारती मामला में। ठीक है, और केशवानंद भारती के मुकदमे में न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मैं जब इंट्रोडक्शन कर रहा था ना, तो आधारभूत ढांचा का जो तत्व है उसका तत्व सबसे पहले किस मामले में आया था, तो आधारभूत ढांचा का जो तत्व था वो केशवानंद भारती मामला में आया था। ठीक है, केशवानंद भारती मामला में सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उल्लिखित किया गया था। इसमें और क्या हुआ, तो न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत तो कर सकती है, परंतु आधारभूत ढांचा में नहीं कर सकती है। क्या कहा गया, तो संविधान ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया कि संसद तो कर सकती है संविधान संशोधन, लेकिन आधारभूत ढांचा में नहीं कर सकती है। ये बात बताई गई थी केशवानंद भारती मामला में। और इसी मामले में पहली बार जो आधारभूत ढांचा का तत्व है उसमें कौन कौन से तत्वों को सम्मिलित किया गया था, तो देखिए आधारभूत ढांचा का कुछ महत्वपूर्ण तत्वों में सबसे पहले है संविधान की सर्वोच्चता, यह आया था केशवानंद भारती मामला में। दूसरा है संविधान का धर्मनिरपेक्ष रूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष रूप के बारे में भी बताया गया था इसी मामले में। तीसरा है गणतंत्र व लोकतंत्र, यह भी बताया गया था केशवानंद भारती में। और शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, यह भी इसी मामले में आया था, मूल तत्वों के रूप में जाना गया। और संविधान का संघीय स्वरूप है ना, संघीय स्वरूप का जो तत्व है इसको भी संविधान के मूल ढांचा में रखा गया, ये बात भी याद रखिएगा। और कौन सा मामला था, तो केशवानंद भारती का मामला। ठीक है, होप सो कि केशवानंद भारती मामला भी आपको यहां से समझ में आ गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट फैसले दिए गए थे, 1967 में आया था। और संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति का एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि आप इस बाउंड्री के बाहर जाकर के संसद के संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बाउंड्री लाइन तय कर दी गई, उसी बाउंड्री लाइन में रह करके आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। हालांकि इसमें साफ साफ बोल दिया गया था कि मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, होप सो कि वो भी क्लियर हो गया होगा। जो तीसरा मामला था वो था इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। ये कब आया था, तो 1976 में आया था ये मामला। अब इस मामले में क्या कहा गया, तो समझिए, इस मामले में यह कहा गया था कि न्यायालय ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, है ना, विधि का शासन, अवसर की समानता को मूलभूत ढांचे का तत्व, संविधान का आधारभूत ढांचा बताया। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ ना, सबसे पहले ये समझिए 1975 का काल, इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, इमरजेंसी का टाइम पीरियड है यही। और इमरजेंसी में आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी पर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, तो इसी को ध्यान में रख करके
जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जैसे तत्व, विधि का शासन जैसे तत्व, है ना, इसके अलावे अवसर की समानता जैसे तत्वों को मूलभूत ढांचे में क्या कर दिया गया था, सम्मिलित कर दिया गया था। इसी इंदिरा गांधी के मामले में जो 1975 में आया था, और 1975 आप जानते हैं कि इमरजेंसी का टाइम पीरियड है, और ये जो टाइम है वो इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड है। उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी, ठीक है। होप सो कि ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी बनाम राजमन्नार मामला आया था, और इसमें कुछ कुछ तत्वों को संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित किया गया था। विधि का शासन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, और ये इन सभी तत्वों को मूल ढांचा का तत्व के रूप में अंगीभूत कर दिया गया था, ठीक है। ये वाला भी मामला क्लियर हो गया। अब देखिए 1975 में कहानी तो हो गया। अब एक ध्यान में रखिएगा 1976 में इंपॉर्टेंट एक क्या आया था, 42वां अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कहते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इस मामले में क्या कहा गया था, अनुच्छेद 368 के तहत संसद की विधायी शक्ति जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, और किसी भी संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह बताई गई थी। यह अमेंडमेंट किया गया था संसद के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। यह वाला भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावे उसी टाइम पीरियड के बाद 1976 के बाद 1980 में एक और मामला आया था, मिनर्वा मिल्स का मामला। मिनर्वा मिल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है संविधान के आधारभूत ढांचा से संबंधित। तो देखिए अब संविधान के आधारभूत ढांचा से संबंधित जो मिनर्वा मिल्स का मामला है वो क्या कहता है, देखिए यहां क्या लिखा गया है। तो इस मामले में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में संतुलन को संविधान का आधारभूत तत्व माना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हम पहले बता चुके हैं कि अलग अलग मामले आए और उन मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंपॉर्टेंट तत्वों को संविधान के आधारभूत तत्व बताए गए। और मिनर्वा मिल्स के केस में क्या हुआ, तो नीति निर्देशक तत्व में संतुलन को क्या कहा गया कि ये संविधान का आधारभूत ढांचा का तत्व है। यही बात ध्यान में रखिएगा मिनर्वा मिल्स के केस में, ठीक है। इसके अलावे मिनर्वा मिल्स में एक और प्रावधान किया गया था, इसमें एक और प्रावधान किया गया था। 42वां संविधान संशोधन एक्ट आया था 1976 में। उसमें क्या बोला गया था कि संसद के द्वारा जो अमेंडमेंट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 368 या आर्टिकल 368 वो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर हो जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ ना, मिनर्वा मिल्स का केस 1980 में आ गया, 4 साल के बाद तुरंत। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बताया गया कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो क्या है, वो इनवैलिड है, सही नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें जो न्यायिक समीक्षा है उसका कोई प्रोविजंस नहीं लाया गया, कोई प्रोविजंस नहीं किया गया, ठीक है। यानी उसको कम करने की बात कही गई थी, इसीलिए इसको क्या किया गया, इनवैलिड कर दिया गया। और जो न्यायिक समीक्षा नहीं होने के कारण से सुप्रीम कोर्ट इसको क्या की, अस्थायी रूप से रोक लगा दी। और क्या की कि संसद जो थी अनुच्छेद 368 के तहत, इसी मिनर्वा मिल्स के केस में अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन करने की शक्ति है ना, वो निरंकुश सीमा तक विस्तार नहीं कर सकती है संसद। यानी कि संसद अपने एक दायरे से बाहर नहीं जा सकती है अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। अगर अमेंडमेंट एक्ट संसद अपने शक्ति से बाहर चली जाएगी तो क्या होगा, डिक्टेटरशिप जैसा सिचुएशंस बन सकता है। हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो आधारभूत तत्व है वो वायलेट होगा, ठीक है। इसी बात मिनर्वा मिल्स में कहा गया। इसके अलावे संसद की सीमित संशोधन शक्ति मूल संरचना का हिस्सा है, इसी में बोला गया था। संसद की सीमित संशोधन की शक्ति मूल संविधान का तत्व है, यह बात भी मिनर्वा मिल्स में कहा गया था। देखिए यहां थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट तत्व है, देखिए लिखा गया है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में आया था। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित की कि अनुच्छेद 368 के तहत ये इनवैलिड है। ये बता चुका हूं कि ये इनवैलिड कैसे था और क्यों था,
क्योंकि इसमें लिखा गया था न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन तो इसीलिए किया गया था ना कि कोई भी कानून जो संसद के द्वारा पास करा दिया जाएगा उसको पुनर्विलोकित नहीं किया जाएगा, न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन उस पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत संविधान का आधारभूत लक्षण है, ये वाला तत्व को इंक्लूड कर दिया गया। होप सो कि मिनर्वा मिल्स भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में आप जानते हैं कि जो संसद है वो अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। वर्तमान में यही प्रोविजंस लाया गया है कि वो किसी भी भाग में कर सकती है। एक और मामला है वामन राव का मामला, ये भी इंपॉर्टेंट मामला है और इस मामला में बहुत ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझिएगा, जो लिखा है आप बढ़िया से समझिएगा। तो वामन राव का मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक बात याद रखिएगा कि जो केशवानंद भारती है मामला है ना, जो 1973 में आया है, उसको इसमें क्या किया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के बाद लागू की गई संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा। यानी कि जो मूल संरचना का सिद्धांत है ना, वो उन मामलों पर लागू होगी जो केशवानंद भारती के बाद लागू की गई है, क्योंकि सबसे पहले मूल ढांचा का जो सिद्धांत था ना, वो कहां आया था, केशवानंद भारती वाला मामला में। केशवानंद भारती मामला में सबसे पहले मूल ढांचा का सिद्धांत आया था और यही कारण है कि मिनर्वा मिल्स में यह साफ साफ कहा गया कि जो केशवानंद भारती के मामला के बाद मामला आया है ना, उसी पर उसी संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा मूल ढांचा का सिद्धांत। ठीक है, होप सो कि वामन राव वाला मामला भी समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करेंगे। अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो हम खुद आपको फिर से एक नया वीडियो बना करके एक एक करके समझा दूंगा। इसके अलावे जहां भी कंफ्यूजन होगा ना, आप कमेंट करेंगे। अगर हमसे भी कुछ गलती हुई होगी तो माफ करेंगे, और अगर गलती आपको दिखे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, बाद में हम उसको मैसेज बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा एसआर बोमई का मामला। ये कब आई थी, 1994 में। ठीक है, एसआर बोमई का जो मामला था भारत संघ के विरुद्ध था, 1994 में आया था। और इसमें क्या कहा गया था कि जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना के लक्ष्यों को संविधान के आधारभूत ढांचों का तत्व माना गया था। यानी कि प्रस्तावना भी क्या है, आधारभूत ढांचा का तत्व है। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो आधारभूत ढांचा का तत्व है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये मामला कब आई थी, यानी कि इस तत्व को कब संलिखित किया गया था, तो एसआर बोमई मामले में 1994 में। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। हालांकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मामला को आप याद रखिएगा और उस मामले में क्या कहा गया था उसको याद रखिएगा, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब आते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाला बात। यहां पर महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा ना, ये तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि कौन कौन से मामले आए थे और कौन से मामले में क्या प्रोविजंस किया गया था, न्यायिक जो न्यायपालिका थी वो क्या बताई थी, क्या फैसला सुनाई थी। लेकिन अब जो मेन मामला आएगा या अब जो मेन बातें आएंगी वो ये होंगी, क्योंकि जो मेंस में क्वेश्चन बनेगा ना वो यहीं से बनना चालू होगा। सबसे पहले कि आधारभूत ढांचा का सिद्धांत क्या है, उसका विकास क्रम के बारे में बताएं। दूसरा पॉइंट यह बन सकता है कि संविधान के मूल संरचना का महत्व क्या है, जो यहां पे मैं टॉपिक बना दिया हूं और इसी के हेडिंग में आप सारे के सारे बातों को लिख दिया है। और इन सब बातों को अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपको होप्स हो कि इसका भी आंसर मिल जाएगा। यानी कि संविधान के मूल संरचना का इंपॉर्टेंस क्या है और उसका समर्थन कैसे किया जाता है। तो देखिए पहला वाला जो पॉइंट है ना वो क्या है, पहला पॉइंट है कि भारतीय न्यायपालिका के सबसे बड़े योगदान में से एक, देखिए महत्व क्या है। तो हम जानते हैं कि जो मूल ढांचा का सिद्धांत था ना वो न्यायपालिका के द्वारा परिभाषित किया गया था। तो ये कह सकते हैं कि जो मूल संरचना का सिद्धांत था ना, इसको प्रतिपादित करने का काम किसके द्वारा किया गया था, तो हमारे न्यायपालिका के द्वारा। और यही कारण है कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा का तत्व है उसको बनाने में या उसको परिभाषित करने में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है,
देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा फर्स्ट डिजिटली पढ़ाया जा रहा है, पहली बार पढ़ाया जा रहा है, तो हमको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस में आ जाऊंगा तो उसके बाद फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आज के इस वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा कंसंट्रेशन कभी टैब पे आ रहा है, कभी कैमरे पे आ रहा है, आप इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। मेन मामला यहाँ से आपको समझना है कि जो महत्व है वो क्या था, और पहला मैं बता चुका हूँ। पहला बता दिया कि संविधान, भारतीय न्यायपालिका के सबसे बड़े योगदान में से एक है हमारा क्या, मूल संरचना का सिद्धांत, तो ये क्लियर है। दूसरा है संवैधानिक सिद्धांतों और मूल आदर्शों की रक्षा। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा संविधान जो है वो लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है, और इस संविधान को एक्सप्लेन करने के लिए, इंटरप्रिटेशन करने के लिए कौन बैठी हुई है, न्यायपालिका। और वही न्यायपालिका के द्वारा संवैधानिक सिद्धांतों और मूल आदर्शों को क्या किया जा रहा है, रक्षा किया जा रहा है। कैसे, जैसे लेजिस्लेचर कुछ भी कानून बना के भेजती है तो उसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत न्यायपालिका क्या करती है, उसको पुनर्विलोकित करती है कि क्या ये कानून देश हित में है, लोगों के वेलफेयर के लिए है कि नहीं है। अगर वेलफेयर के लिए है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको वायलेशन करार दे करके और उसको क्या कर सकती है, स्थगित कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। इतना पावर है उसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत। ठीक है, तो संवैधानिक सिद्धांतों और मूल आदर्शों की रक्षा किसके द्वारा किया जाता है, तो संविधान के मूल ढांचा या मूल संरचना के तहत। ठीक है, होप सो कि दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा। थोड़ा सा आप ज्यादा बड़ा हो गया है ना, आप इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद जो कर बताएंगे उसी को हाईलाइट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए भारतीय लोकतंत्र की रक्षा। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जा रही है, अगर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से कोई भी कानून जो बनाती है लेजिस्लेचर, संसद भवन, उसको पुनर्विलोकित करने की काम करती है तो लोकतंत्र का रक्षा इसमें होता है। यानी कि लोकतंत्र से मोनार्की या डिक्टेटरशिप जैसा तत्व इसमें ये नहीं हो सकता है, पुनर्जन्म, या कह सकते हैं कि उसका उद्भव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, चौथा नंबर, वो है संशोधन शक्ति पर एक सीमा के रूप में कार्य करना। यानी कि अगर संशोधन करती है पार्लियामेंट हाउस तो उसके बाद क्या करेगी, एक दायरा बना देती है। ठीक है, दायरा बना करके कि आप इस बाउंड्री तक रह करके ही संशोधन कर सकते हैं, मूल ढांचा में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये बात स्पष्ट करती है सुप्रीम कोर्ट जब कभी भी न्याय जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, कुछ ऐसे कानून बना करके और उसके बाद लागू कराने की कोशिश करती है तब। ठीक है, देखिए इसके अलावे मूल संरचना संशोधन शक्ति पर एक सीमा की तरह कार्य करने का काम करती है कि भाई ये इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते हो, वहां पर सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया जाता है। मूल ढांचा का सिद्धांत है तभी ना ये किया पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इसके अलावे उन ताकतों को गिरफ्तार करने का काम करती है या उन ताकतों को खत्म करने का काम करती है जिससे क्या होगा, हमारा लोकतंत्र अस्थिर हो सकता है, उसको खत्म करने का काम करती है कौन, सुप्रीम कोर्ट। कि ऐसा नहीं हो कि संसद कुछ ऐसा कानून बना दे जिससे कि हमारा लोकतंत्र का ही मूल भावना है वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, होप सो कि आपको ये वाला भी पॉइंट आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है संसद के पास जो संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है ना, उसको रोकना। मैं हर बार यही वाला बात बोल रहा हूं कि एक बाउंड्री लाइन तय कर दी गई है, आप इसके बाहर जाकर के संशोधन नहीं कर सकते हैं। यही बात बताई गई है किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, न्यायपालिका के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है छठा नंबर, वो है भारत में एक अधिनायकवादी राज्य एक पार्टी शासन में परिणत होने से रोकना। ऐसा नहीं हो कि भारत में क्या हो जाए, अधिनायकवादी तंत्र स्थापित हो जाए। इसे बचाने के लिए न्यायपालिका क्या करती है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत जो कानून बनाई जाती है न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम ये लेजिस्लेचर के द्वारा, संसद भवन के द्वारा, उसको क्या करती है, रोकने का काम करती है कि कुछ गलत कानून ना बना दे संसद भवन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
कि न्यायपालिका के द्वारा इस सिद्धांत को बहुत अधिक जिम्मेदारी के साथ लागू किया जाना। आप जानते हैं कि समय समय के पर जो फैसले आए या अलग अलग मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले सुनाए गए थे, उन मामलों में इन सब बातों को सन्निहित किया गया था न्यायपालिका के द्वारा कि जो मूल ढांचा है उसको स्थिर रखा जाए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक परिवर्तन न आए। अगर ड्रास्टिक परिवर्तन आएगा ना तो क्या होगा, हमारा लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में मिल जाएगा। ठीक है, खतरे में की ओर बढ़ जाएगा और हमारा जो लोकतांत्रिक, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश कहा जाता है ना, फिर उस श्रेणी से हट जाएगा। ठीक है, होप सो कि भारतीय संविधान के मूल संरचना का क्या महत्व है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं इस वीडियो को फिर से बना दूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, मैं बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर हो रहा है। इसके अलावा देखिए, इसी संविधान संशोधन में, ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि न्यायिक नियुक्ति आयोग कब आई थी? ये आई थी 99वां संविधान अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन, ये आई थी 2015 में। ठीक है, अभी आप जान रहे होंगे कि ये वाला भी मामला जो है वो बहुत चल रहा है। जो सब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है ना, उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और न्यायपालिका के बीच में क्या चल रहा है, बहुत ही झगड़ा चल रहा है। अब क्या हुआ ना, 2015 में 99वां संविधान संशोधन एक्ट आया था, एक्ट नहीं बिल आया था, एक्ट बन गया था। ठीक है, उसको क्या किया ना, संविधान जो थी वो मूल ढांचा के उल्लंघन के आधार पर अमान्य घोषित कर दी कि ये जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो आयोग है उसकी स्थापना जो है वो गलत है और इससे संविधान के मूल ढांचा का तत्व जो है वो प्रभावित होता है, इसीलिए उसको वायलेशन होने के कारण से उसको हटा दी या उस कानून को क्या कर दी, वो विलोपित कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, और 35 वर्ष के बाद मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रयोग की थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 35 वर्ष बाद, याद रखिएगा, मतलब अगर आज भी कुछ वैसी गलती, 2015 में लास्ट टाइम मूल ढांचा का तत्व का बात कह करके, और ये जो 99वां संविधान संशोधन एक्ट था ना, उसको क्या की थी, अस्थिर कर दी थी, खत्म कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो 35 वर्ष के बाद वो फिर से क्या हुआ था, इस मामले को, मूल ढांचा के तत्व के मामले को डेफिनेशन के तौर पे या कह सकते हैं उसको परिभाषित करने का काम की थी और उसी के आधार पर फैसला सुनाई थी। होप सो कि आपको ये वाला भी पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है मूल संविधान के मूल संरचना की आलोचना। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा ना क्रिटिकल एनालिसिस करिए, क्रिटिकल एनालिसिस, तो क्रिटिकल एनालिसिस में ये सवाल जो है या ये पॉइंट जो है, की पॉइंट, इसको आप ले सकते हैं। ये टोटल यहाँ पर 5 पॉइंट बनाए गए हैं और ये पांचों पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। पहला वीडियो में ही डिजिटली जब पढ़ा रहे हैं तो उसमें पहले वीडियो में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। अब ना क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। देखिए, संविधान के मूल संरचना की आलोचना क्या है, तो एक एक आलोचना को देखते हैं। सबसे पहला आलोचना है कि संविधान के पुनर्लेखन के लिए कोई संवैधानिक आधार नहीं। तो मूल ढांचा में ना, मूल संविधान में आधारभूत ढांचा का तत्व नहीं था तथा संसद के संशोधन की शक्ति में ये नहीं आता। यानी कि बोला गया ना कि ये मूल संविधान में नहीं था, जो मूल ढांचा का जो तत्व था ना वो मूल संविधान में नहीं था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा मैं कर्सर को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आप पॉइंट को लिख सकें। ठीक है, मूल संविधान में ये बात नहीं लिखी गई थी। तो मूल संविधान में नहीं लिखी गई तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, तो संसद को संशोधन करने की शक्ति इसमें नहीं है। तो यही ना हुआ कि आधारभूत ढांचा है उसको संशोधित नहीं कर सकती है कौन, संसद भवन। अब नहीं कर सकती, हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक राष्ट्र है हमारा देश और यहाँ पर लोगों का प्रतिनिधित्व कहाँ बैठते हैं, जाके पार्लियामेंट हाउस में। और पार्लियामेंट हाउस के पास में ही ये ताकत नहीं है कि मूल ढांचा में क्या कर सकें,
वो संविधान संशोधन कर सके। संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं दी गई। इवन कि मूल ढांचा का तत्व क्या है वही नहीं बताया गया तो संविधान में संशोधन कहाँ से होगा। ठीक है, ये बात थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करिएगा। पहला वाला पॉइंट होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो मूल ढांचा का तत्व था ना, वो संविधान के मूल संविधान में इस बात को लिखित नहीं किया गया था। ऐसे सिचुएशन में जो क्रिटिसिज्म किया जाता है स्कॉलर के द्वारा कि संविधान संशोधन के तहत या संविधान संशोधन के दायरे में ये जो मूल ढांचा का तत्व है वो नहीं आता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है यह बहुमत के शासन पर न्यायपालिका का अनावश्यक हस्तक्षेप। कैसे? देखिए, क्या करती है संसद भवन या लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाती है। एक्चुअली हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं, एमपी को संसद भवन में, और संसद भवन में चुन करके भेजते हैं, लेकिन उनका जो कानून है वो बनाया जाता है और फिर न्यायपालिका क्या करती है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत उन नियमों को जो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो सही नहीं है उसको क्या कर देती है, बार्ड कर देती है। तो क्रिटिकल एनालिसिस जब करेंगे तो इस बात को जरूर मेंशन करना होगा कि जो स्कॉलर है ना वो क्या कहते हैं कि जो संवैधानिक तत्व या संविधान के द्वारा संविधान के दायरे में रह करके या संसद भवन के द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं उसमें न्यायपालिका क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। और इस हस्तक्षेप के कारण से परिणाम क्या होता है कि कुछ ऐसे भी जो लोकतंत्र का मूल भावना है वो क्या होती है, हतोत्साहित होती है। ठीक है, क्योंकि जो पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए लोग हैं ना वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है और लोकतंत्र में लोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या है, अंत में जाकर पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत न्यायपालिका उसको क्या कर देती है, विलोपित कर देती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अनावश्यक हस्तक्षेप जैसे तत्व बोले जाते हैं कि ये जो मूल ढांचा का सिद्धांत में क्या करती है जो न्यायपालिका, वो क्या करती है, इंटरफेयर करती है संविधान के द्वारा कुछ संशोधनों को खत्म करके। ठीक है, होप सो कि दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, मेन मेरा कहने का मतलब। अब तीसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तीसरा जो पॉइंट है वो है बुनियादी संरचना और व्यक्तिनिष्ठ विषय। ये बात को ठीक से समझिएगा, यहाँ निष्ठ लिखा हुआ है। बुनियादी संरचना और व्यक्तिनिष्ठ विषय के बारे में यह कहा जाता है कि प्रत्येक न्यायाधीश अपने व्यक्तिगत सोच के आधार पर क्या किया जा सकता है, बुनियादी संरचना की अवधारणा को परिभाषित कर सकती है ना। ऐसे सिचुएशन में संविधान संशोधन की गरिमा जो है वो प्रत्येक न्यायाधीश के व्यक्तिगत प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। हमारा अपना, जैसे एग्जांपल हम अपना देते हैं कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया हूं तो हमारा जो मूल ढांचा है, बुनियादी ढांचा का अवधारणा है, मेरा व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित होगा। यानी मेरे व्यक्तिगत विचार उसमें दिखेंगे कि ये मूल ढांचा का तत्व क्यों है, क्योंकि हमारा उसमें व्यक्तिगत विचार ये है, इसीलिए ये मूल ढांचा का तत्व है ना। तो हर न्यायाधीश का अपना अपना हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में न्यायाधीश के व्यक्तिगत प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगा मूल ढांचा का तत्व, है ना। अतः न्यायाधीशों के पास संविधान संशोधन की शक्ति क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, है ना। और देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, चौथा वाला, उसमें यही बोला गया है कि न्यायपालिका को संसद का तीसरा सदन बनना। अब हमारा अपना व्यक्तिगत मामलों से प्रभावित होकर के आधारभूत ढांचा का तत्व बना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा पास किया हुआ मामला जब कानून बन भी जाता है तो लास्ट में क्या किया जाएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत वो फिर से पुनर्विलोकित किया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये तीसरा सदन बन जाएगा। कौन? न्यायालय जो है वो क्या बन जाएगा, तो तीसरा सदन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से ऑलरेडी पास होके आया हुआ था, उसके बावजूद क्या हुआ, तीसरा सदन के रूप में न्यायालय पहुंच गया। क्या करने के लिए? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत उसको पुनर्विलोकित करके, ठीक है, पुनर्विलोकित करके। ठीक है, समझ गए होंगे, होप सो। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देखिए पांचवा पॉइंट। आप देखिए पांचवा पॉइंट जो है वो हमारा है कि संविधान के मूल उद्देश्यों को बदलने के लिए संविधान में संशोधन। ये की पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
या आलोचना में आएगा। क्या है कि वर्तमान में जो संविधान निर्माताओं के मूल उद्देश्यों को बदलने के लिए भी संविधान में संशोधन जो है वो आवश्यक है, लेकिन यह संभव है कि भावी पीढ़ी के लिए क्या हो, यह संशोधन लाभदायक नहीं हो। आज तो लाभदायक है, लेकिन हो सकता है कि बाद में वो लाभदायक नहीं हो। तो मूल उद्देश्यों को बदलने के लिए संविधान में संशोधन की बात कही गई है, और ये क्रिटिसिज्म है कि आज आप कर दिए, बाद में हो सकता है कि उन लोगों के लिए वो क्या हो, सही नहीं हो। ठीक है, होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था डिजिटलाइज रूप में। मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की, और आपसे मेरा यही उम्मीद है कि आप थोड़ा हमको सपोर्ट करें। सपोर्ट इन द सेंस कि इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, आप ही के द्वारा ही ये पहुंचेगा। ठीक है, हमारा बेस्ट जो है हर बार रहेगा, हर बार मैं अपडेटेड फॉर्म में खुद को लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट जरूर करेंगे, लाइक जरूर करें, शेयर करें। ठीक है, और जो अलग अलग टॉपिक से संबंधित हमारा जो वीडियो होगा उस पे भी अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।